केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 10। तो हम पढ़ रहे थे फ्रेंड हाइब्रिडाइजेशन, उसी को आज लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर्स। हाइब्रिडाइजेशन एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर्स। तो क्या होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर? तो ध्यान से सुनना फ्रेंड, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल है, वही उस हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। ठीक है, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का फ्रेंड परसेंटेज, एस ऑर्बिटल का नंबर नहीं। तो किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल होता है, वही उस हाइब्रिडाइजेशन का परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि sp हाइब्रिडेशन होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है और sp3 हाइब्रिडेशन होता है। होता ही नहीं होता है? होता है। sp हाइब्रिडेशन होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है और sp3 हाइब्रिडेशन होता है। इसमें यदि हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालें तो देखो इसमें टोटल ऑर्बिटल कितना है फ्रेंड? दो, एक s और एक p, और इसमें s का कितना है? 1, तो इंटू 100। ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं। एस का इसमें कितना परसेंटेज है, ये तो ऐसे निकालेंगे ना। एस ऑर्बिटल का जितना भी नंबर है हम उसको ऊपर रखेंगे और टोटल ऑर्बिटल के नंबर से डिवाइड करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बताइए टोटल ऑर्बिटल कितना है? 3, एस का कितना है? 1 इंटू 100। यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितना है? 4 और एस का कितना है? 1 इंटू 100। यहाँ पे जो परसेंटेज एस वेक्टर निकल के आएगा फ्रेंड, वो निकल के आएगा 50। यहाँ पे 33.33 और यहाँ पे 25। ठीक है, तो इस हाइब्रिडेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल है? 50। इस हाइब्रिडेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल है? 33.33। और इस हाइब्रिडेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल है? 25%। यही इन सब हाइब्रिडेशन का क्या होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। तो किसी भी हाइब्रिडेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल है, वही उस हाइब्रिडेशन का परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। ठीक है, चलिए बॉन्ड एंगल के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड, जो sp हाइब्रिडेशन होता है उसमें बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, है कि नहीं? sp2 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और sp3 हाइब्रिडेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट, है कि नहीं? जब sp हाइब्रिडेशन हो तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 हाइब्रिडेशन हो तो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और sp3 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। अब ये बॉन्ड एंगल कैसे आ रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, यदि हमारा हाइब्रिडेशन हुआ spi, spi, यहाँ पे i क्या है? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। यहाँ पे i क्या है आपका? हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। ठीक है, जैसे इस केस में बताइए तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। i की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इस केस में i की वैल्यू 2 और इस केस में i की वैल्यू 3। i क्या आपका? हाइब्रिडेशन इंडेक्स। तो जो cos थीटा निकल के आएगा फ्रेंड, cos थीटा वो होगा -1/i। ठीक है, cos थीटा क्या होगा? -1/i। और यहाँ से यदि हम थीटा निकालेंगे वो निकल के आएगा cos इनवर्स -1/i। ठीक है, थीटा निकल गया है cos इनवर्स -1/i। यहाँ पे थीटा क्या होता है फ्रेंड? थीटा जो होता है वो होता है आपका बॉन्ड एंगल। ठीक है, थीटा जो होता है वो होता है आपका बॉन्ड एंगल। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, यदि आपका sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उस केस में i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1।
जब आपका sp हाइब्रिडेशन हुआ तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यही 1 हम इस फॉर्मूले में उठा के रखेंगे। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/1। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1। तो देखिए कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होता है -1। कॉस 180 की जो वैल्यू होता है वो होता है -1। तो कॉस इनवर्स -1 में थीटा कितना होगा 180 डिग्री। कॉस इनवर्स -1 में थीटा होगा तो होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो sp हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल आना चाहिए तो 180 डिग्री, जो कि हमारा फॉर्मूले से भी आ रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हाइब्रिडेशन का हम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। बताइए समझ में आया, आ रहा है? चलो मैं sp2 हाइब्रिडेशन का निकाल के दिखाता हूँ। जब आपका sp2 हाइब्रिडेशन ऑप्शन, यहाँ पे i की वैल्यू कितना होगा 2, है कि नहीं? i का वैल्यू 2, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। और देखिए कॉस 120 की जो वैल्यू होता है फ्रेंड वो होता है -1/2। कॉस 120 की जो वैल्यू होता है वो -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 में जो थीटा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 120 डिग्री। तो कितना निकल के आएगा 120 डिग्री। तो sp2 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड निकलना चाहिए तो 120 डिग्री, जो कि हमारा आ भी रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडेशन का आप निकाल के बताइए। ठीक है, चलिए sp3 हाइब्रिडेशन का आप निकाल के बताइए। तो देखो sp3, पहले एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कर लीजिए, कर लिया होगा। i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो फॉर्मूले में i की वैल्यू पुट करेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/3। कॉस इनवर्स -1/3। देखो कॉस 109 डिग्री और 28 मिनट की जो वैल्यू होती है वो होता है -1/3। कॉस 109 डिग्री और 28 की जो वैल्यू होती है -1/3। तो कॉस इनवर्स -1/3 में जो थीटा होगा वो होगा 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल आना चाहिए तो 109 डिग्री 28 मिनट, जो कि हमारा फॉर्मूले से आ भी रहा है। बताइए समझ में आ रहा है? देखिए फ्रेंड ये सब जो हाइब्रिडेशन है इसमें शायद आपको फॉर्मूले की जरूरत थी नहीं, लेकिन आपको पहले से ही पता होगा कि sp हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 हाइब्रिडेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री और sp3 हाइब्रिडेशन का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस सब हाइब्रिडेशन में शायद आपको फॉर्मूले की जरूरत थी नहीं, पर ऐसा हाइब्रिडेशन हमारे सामने आ जाए, ऐसा हाइब्रिडेशन हमारे सामने आ जाए एग्जाम में, यदि आप हाइपोथेटिकल हाइब्रिडेशन बना के दे दे और उसमें बॉन्ड एंगल पूछे तो जैसे देखिए जैसे कि sp4, तो sp4 हाइब्रिडेशन में यदि आपको बॉन्ड एंगल पूछे तो आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे आप अब आपको फॉर्मूले का हेल्प लेना पड़ेगा। क्या sp4 हाइब्रिडेशन होता है? नहीं होता है, ये एक हाइपोथेटिकल हाइब्रिडेशन है ना? ये एक हाइपोथेटिकल हाइब्रिडेशन, इसमें आपको क्या करना है थीटा की वैल्यू बताना है। तो फॉर्मूले क्या बताएंगे i इक्वल टू 4 और ये i की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/4। यहाँ से देखो कॉस 104 डिग्री और 50 मिनट की जो वैल्यू होती है वो होता है -1/4। तो कॉस इनवर्स -1/4 में थीटा निकल के आएगा तो निकल के आएगा 104 डिग्री और 50 मिनट, 104 डिग्री और 50 मिनट। ठीक है,
इसी तरीके से यदि आपको sp5 दे दे, sp6 दे दे, तो सब में आप थीटा निकल के बता देंगे। थीटा का मतलब है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल निकल के बता देंगे, बता देंगे। अब कुछ इसमें सोच रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि cos इनवर्स -1/4 की वैल्यू क्या होती है। तो जब भी ऐसे वैल्यूज आएंगे एग्जामिनर हमेशा अपने आपको ये लिख के देगा, ठीक है ना, उसका आप टेंशन मत लीजिए। तो एग्जामिनर आपको लिख के देगा, और यदि आप स्कूल का एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें आपको लॉग टेबल मिलता है, लॉग टेबल की हेल्प से आप कॉस इनवर्स में किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं। ठीक ठीक है, तो फॉर्मूले कैसे निकालेंगे ना, sp5 sp6 sp7 हाइड्रेशन का बॉन्ड एंगल निकालेंगे। चलिए अब थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फ्रेंड्स, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनाएं, इसमें sp सबसे आगे होगा, फिर sp2 होगा, और फिर sp3 होगा। यही होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है नहीं, sp sp2 और sp3। ऐसा क्यों? क्योंकि sp का परसेंटेज एस फैक्टर सबसे ज्यादा होता है 50%, और इसका परसेंटेज एस फैक्टर सबसे कम होता है 25%। तो इसका परसेंटेज एस फैक्टर सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस फैक्टर के। तो इसका परसेंटेज एस फैक्टर सबसे ज्यादा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। इसका परसेंटेज एस फैक्टर सबसे कम, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम। वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो होता है 3.25। इसका जो होता है फ्रेंड होता है 2.75, और इसका 2.48। ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्योंकि इसका परसेंटेज फैक्टर सबसे ज्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम क्योंकि इसका परसेंटेज फैक्टर सबसे कम। अब ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान सुनिए, जैसे जैसे परसेंटेज एस फैक्टर बढ़ता है, जैसे जैसे परसेंटेज एस फैक्टर बढ़ता है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतना ही पास आते जाता है। जैसे जैसे परसेंटेज एस फैक्टर बढ़ता जाता है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतना ही पास आता जाता है। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होगा, उसका इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, या हम बोल सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे परसेंटेज एस फैक्टर बढ़ता जाता है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतना ही पास आते जाता है, और जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होगा, इलेक्ट्रॉन की पुल करने की एबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए एस परसेंटेज एस कैरेक्टर्स एस परसेंटेज एस कैरेक्टर increases orbitals orbitals are come closer to nucleus, and therefore electronegativity will increases। ठीक है, तो जैसे जैसे परसेंटेज एक्सेलेरेटर इंक्रीज हो जाता है, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास आ जाता है, और जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होगा, इलेक्ट्रॉन पुल करने की एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, या हम बोल सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है ना, चलिए ठीक है, यही था फ्रेंड आपका परसेंटेज एक्सेलेरेटर। समझ में आया क्या होता है परसेंटेज एक्सेलेरेटर? किसी भी हाइब्रिडेशन में एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल है, किसी भी हाइब्रिडेशन में फ्रेंड एस का कितना परसेंट ऑर्बिटल है, वही उस हाइब्रिडेशन का परसेंटेज एस वेक्टर होता है, सिंपल। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं।
चलिए अब फ्रेंड हम दो छोटे छोटे टर्म को डिफाइन करेंगे जो कि हमारा इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो पहले इक्विवेलेंट को डिफाइन करते हैं और फिर नॉन इक्विवेलेंट को डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल? तो ध्यान से सुनना फ्रेंड, यदि मॉलिक्यूल के पास सेम सराउंडिंग एटम है, जितने भी सराउंडिंग एटम है सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, यदि मॉलिक्यूल के पास सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, तो उस केस में सेंट्रल एटम के पास जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा सेंट्रल एटम के पास जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा फ्रेंड, हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल समझ में आया? तो जब सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम हो जाए, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, तो उस केस में सेंट्रल एटम के पास जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो व्हेन central when molecules contain same surrounding atom and central atom do not contain lone pair, then orbitals are called equivalent and orbitals are called equivalent hybrid orbital। तो जब मॉलिक्यूल्स के पास सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम हो जाए और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, तो उस केस में सेंट्रल एटम के पास जो भी ऑर्बिटल होता है हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे एग्जांपल के देखिए, CH4 SF6 CH4 और SF6। यहाँ पे देखिए सराउंडिंग एटम क्या है आपका हाइड्रोजन, सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है। यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्या है फ्लोरीन, तो सारे के सारे सराउंडिंग एटम क्या है सेम है। उसके बाद पहला कंडीशन तो पूरा हो गया। दूसरा क्या है कि जो सेंट्रल एटम इसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कार्बन जो है आपका सेंट्रल एटम है, तो कार्बन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड? चार, और चारों के चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है, मतलब कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है लोन पेयर के लिए, तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। सल्फर के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6, और 6 के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है। इस केस में सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन पूरा हो चुका है। तो सेंट्रल एटम के पास जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए अब नॉन इक्विवेलेंट को डिफाइन करते हैं।
तो जो नॉन इक्विवेलेंट होगा फ्रेंड, जस्ट इसका उल्टा होगा। इक्विवेलेंट का जस्ट उल्टा होगा नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के पास अलग अलग सराउंडिंग एटम्स होंगे, या तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा। तो व्हेन molecules contain different surrounding atom or central atom have lone pair, then hybrid orbitals are called non equivalent hybrid orbitals। ठीक है, तो जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, या सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम ना हो, तो उस केस में जो सेंट्रल एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। याद है क्या फ्रेंड, इसमें जरूरी नहीं कि दोनों कंडीशन पूरा हो, यदि एक भी कंडीशन पूरा हो गया, मतलब डिफरेंट सराउंडिंग एटम हो गया या सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो गया, एक भी कंडीशन पूरा हो गया, तो किसका एग्जाम्पल होगा, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, और यहाँ पे देखिए फिर मैंने क्या लिखा है, एंड। मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, इक्विवेलेंट बनने के लिए दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, और नॉन इक्विवेलेंट बनने के लिए कोई भी एक कंडीशन होगा, मतलब अलग सराउंडिंग एटम या तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर। इसका एग्जांपल देखिए, CH2F2 NH3 और H2। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस केस में देखिए, यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चारों के चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, पर ये जो सराउंडिंग एटम है वो क्या है, अलग अलग है, सराउंडिंग एटम अलग अलग है, तो इसका एग्जांपल होगा नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्या है, एच और एफ है, तो दो एच है दो एफ है, तो अलग अलग सराउंडिंग एटम है, इसका एग्जांपल होगा नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। इसमें बताइए, इसमें सारे के सारे सराउंडिंग एटम तो सेम है, जो कि हाइड्रोजन है, सारे के सारे सराउंडिंग एटम तो सेम है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है। दोनों में से यदि एक भी कंडीशन पूरा हो गया, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर या अलग अलग सराउंडिंग एटम, तो किसका एग्जांपल होगा, नॉन इक्विवेलेंट का। तो किसका एग्जांपल होगा फ्रेंड, नॉन इक्विवेलेंट का। यहाँ पे भी सारे के सारे सराउंडिंग एटम तो सेम है, पर सेंट्रल एटम के पास क्या है, लोन पेयर, यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर तो नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हम किसी ऑर्बिटल को नॉन इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, किसी को नॉन इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहले, यहाँ पे पहले हम CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो यहाँ पे चारों के चारों सराउंडिंग एटम जो है सेम है, हाइड्रोजन है, चारों के चारों सराउंडिंग एटम जो है फ्रेंड सेम है, हाइड्रोजन है कि नहीं। यदि चारों के चारों सराउंडिंग एटम सेम है, तो चारों का चारों जो बॉन्ड होगा फ्रेंड वो भी सेम होगा। तो चारों का चारों कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या होगा, सेम होगा। सेम होने का क्या मतलब है कि चारों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड पैरामीटर इन चारों बॉन्ड का सेम होगा। यदि चारों के चारों बॉन्ड के सारे बॉन्ड पैरामीटर सेम है, हम ऐसा मानते हैं फ्रेंड, ये चारों के चारों बॉन्ड जो है वो सेम टाइप के ऑर्बिटल से बने होंगे, सेम टाइप के ऑर्बिटल से चारों के चारों बॉन्ड बने हैं, इसलिए चारों के चारों बॉन्ड के सारे बॉन्ड पैरामीटर जो है सेम है। और क्योंकि ये सारे के सारे बॉन्ड सेम टाइप के
हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं, इसलिए कार्बन के पास जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन के पास जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेम। इक्वल का क्या मतलब होता है? सेम। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेम। तो इस केस में कार्बन के पास जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है हम इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, इस केस में देखिए तो सी एफ एफ एच और एच, यहाँ पे देखिए फ्रेंड सारे के सारे सराउंडिंग एटम जो है सेम नहीं है नहीं, सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। यदि सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो सारे के सारे बॉन्ड भी जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो सारे के सारे बॉन्ड है वो भी सेम नहीं होंगे, तो सारे के सारे बॉन्ड सेम नहीं है तो हम ऐसा मानते हैं क्योंकि इन बॉन्ड के सारे बॉन्ड पैरामीटर सेम नहीं है। बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, इन सारे बॉन्ड का बॉन्ड पैरामीटर सेम, सारे के सारे बॉन्ड पैरामीटर सेम नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये चारों के चारों बॉन्ड जो है वो अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल से बने होंगे। सेम टाइप के यदि ऑर्बिटल से बनते तो इनके सारे इन चारों बॉन्ड का बॉन्ड पैरामीटर सेम होता। इसकी तरह तो क्योंकि इन चारों बॉन्ड का बॉन्ड पैरामीटर सेम नहीं है, इसका मतलब ये चारों बॉन्ड जो है वो अलग अलग टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने होंगे। और इस केस में जो कार्बन के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम नहीं होगा, इसका हम इसको बोलेंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया? इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, जो सेंट्रल एटम के पास जितना भी बॉन्ड है, सेंट्रल एटम के पास जितना भी बॉन्ड है, सारे का सारा बॉन्ड जो होता है, सारे के सारे बॉन्ड के सारे बॉन्ड पैरामीटर सेम होते हैं। और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में सेंट्रल एटम के पास जितना भी बॉन्ड होता है, सारे के सारे बॉन्ड का हर एक पैरामीटर जो होता है वो सेम नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए, तो आप पूछेंगे सर तो फिर NH3 में क्या दिक्कत है? NH3 में तो सारे के सारे सराउंडिंग एटम तो सेम है, तो ये इक्विवेलेंट का एग्जांपल क्यों नहीं है? NH3 में तो सारे के सारे बॉन्ड पैरा सारे के सारे सराउंडिंग एटम तो सेम है, तो ये नॉन इक्विवेलेंट का क्यों एग्जांपल है? ये इक्विवेलेंट का क्यों एग्जांपल नहीं है? तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण क्या होगा? लोन पेयर के कारण ये तीनों बॉन्ड के सारे बॉन्ड पैरामीटर सेम नहीं होगा। लोन पेयर अपना इफेक्ट दिखाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इन तीनों बॉन्ड का जो सारे के सारे बॉन्ड पैरामीटर है वो सेम नहीं होंगे। इन तीनों बॉन्ड के बॉन्ड पैरामीटर अलग अलग है, तो किसका एग्जाम्पल है? नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का। सिमिलरली H2O के केस में भी होगा, यहाँ पे भी क्या है, दो लोन पेयर है। यहाँ पे फ्रेंड आपका क्या है, दो लोन पेयर है। ये लोन पेयर के कारण जो है ये जो दोनों बॉन्ड है उसके सारे के सारे बॉन्ड पैरामीटर जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, इसलिए किसका एग्जांपल होगा? नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए। चलिए, PCl5 क्या है बताइए। PCl5, तो देखो PCl5 का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसा होगा PCl5 का स्ट्रक्चर। तो हम कैसे पता करेंगे कि फ्रेंड कोई इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है? सबसे पहले तो चेक करेंगे कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं। यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हुआ तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो नॉन इक्विवेलेंट का एग्जांपल है। यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हुआ तो उसके आगे आपको देखना ही नहीं किसका एग्जांपल होगा, नॉन इक्विवेलेंट का। यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो फिर आपको आगे चेक करना है कि सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है कि अलग अलग है। यदि सारे के सारे सराउंडिंग एटम अलग अलग है तो नॉन इक्विवेलेंट का, यदि सेम है तो इक्विवेलेंट का। ठीक है, इसमें बताइए सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं। तो फॉस्फोरस के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। फॉस्फोरस के बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। और पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन जो है इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, 1 2 3 4 5। इसके बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर होगा? नहीं होगा, लोन पेयर नहीं है। यदि लोन पेयर होता तो हम सोचते ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट नॉन इक्विवेलेंट में रख देते। पर लोन पेयर नहीं है तो आगे चेक करेंगे कि सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है कि नहीं है। सारे के सारे सराउंडिंग एटम जो है
सेम है, तो सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है, तो इसका एग्जाम्पल होगा इक्विवेलेंट का। ठीक है, नहीं फ्रेंड, ये हो गया आपका गलत, ये इक्विवेलेंट का नहीं, ये नॉन इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल है। क्यों? देखो फ्रेंड, अभी अभी हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, सेंट्रल एटम जितना भी बॉन्ड बना रहा है, सेंट्रल एटम जितना भी बॉन्ड बना रहा है, सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे, सेम होंगे, सारे के सारे बॉन्ड जो होंगे सेम होंगे। क्या इस केस में फ्रेंड सारे के सारे बॉन्ड सेम होंगे? नहीं होंगे। क्यों? हमने पढ़ा था ना, जो एक्सियल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। याद है आपको, एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है ज्यादा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो है वो सेम नहीं होंगे, सारे के सारे बॉन्ड का हर एक बॉन्ड पैरामीटर जो है सेम नहीं है। ये सारे के सारे बॉन्ड का हर एक, जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे बॉन्ड्स का हर एक बॉन्ड पैरामीटर सेम नहीं है। इसका एग्जांपल होता है नॉन इक्विवेलेंट का एग्जांपल होता है। तो PCl5 आपका नॉन इक्विवेलेंट का एग्जांपल होगा। PCl5 जो होगा आपका नॉन इक्विवेलेंट का एग्जांपल होगा। तो आप बोलेंगे सर हम तो फंस गए, हम तो ऐसे ही चेक करते थे यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो और सराउंडिंग एटम सेम हो तो इक्विवेलेंट, और इस केस में आपका ट्रिक फेल हो गया। नहीं फ्रेंड, ट्रिक फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे मुझे आपको थोड़ी बातें और लिखाना है कि इसका दो एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट sp3d और sp3d3। अब ध्यान से सुनिए, कैसे पता करेंगे कोई इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है। सबसे पहले तो आप क्या चेक करना कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं। यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ गया तो नॉन इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। यदि नहीं है फिर आगे क्या चेक करेंगे आप कि सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है कि नहीं है। यदि सारे के सारे सराउंडिंग एटम अलग है तो नॉन इक्विवेलेंट। यदि सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम आ जाए तो उसमें भी फ्रेंड इक्विवेलेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट हो। फिर आपको एक और चीज चेक करना है कि जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है कहीं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d और sp3d3 तो नहीं है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d और sp3d3 हुआ और भले सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं हुआ और सराउंडिंग एटम सेम हुआ, वो किसका एग्जांपल होगा, नॉन इक्विवेलेंट का एग्जांपल होगा। तो तीन चीज आपको चेक करना है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर है तो नॉन इक्विवेलेंट। दूसरा क्या चेक करना है आपको, सराउंडिंग एटम, सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है कि नहीं, यदि अलग है तो नॉन इक्विवेलेंट। यदि सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है फिर आपको सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन चेक करना है। यदि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकल के आए sp3d और sp3d3 तो फिर भी किसका एग्जाम्पल होगा, नॉन इक्विवेलेंट का। इसमें तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा था, यहाँ पे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा था फ्रेंड, वो sp3d निकल के आ रहा है। तो sp3d जब निकल के आया इसका एग्जाम्पल होगा नॉन इक्विवेलेंट का। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है, ठीक है ना, ये होता है फ्रेंड आपका नॉन इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया? तो जब मॉलिक्यूल्स के पास सारे के सारे सराउंडिंग एटम्स सेम हो जाए और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो और सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d और sp3d3 ना हो, तो उस केस में जो सेंट्रल एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हुआ या सराउंडिंग एटम्स अलग अलग हुआ, या सराउंडिंग एटम अलग अलग हुआ, या सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp3d3 और sp3d हुआ, sp3d3 और sp3d हुआ, तो उस केस में भी जो सेंट्रल एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, सॉरी नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। नॉन इक्विवेलेंट के लिए तीनों में से यदि कोई भी कंडीशन आ रहा है तो नॉन इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट होने के लिए तीनों कंडीशन पूरा होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ेंगे फ्रेंड हम आगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ेंगे, टर्म्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला हेडिंग लगाएंगे आप कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ p5 एंड p5 d5 bonds।
कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसमें हमें क्या पता करना है कि जो पाई बॉन्ड होता है फ्रेंड, हम पढ़ चुके हैं जो पाई बॉन्ड होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। यदि पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग यदि पाई बॉन्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं पी पाई पाई बॉन्ड। और पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की यदि साइड वाइज ओवरलैपिंग से यदि आपका पाई बॉन्ड बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड भी आपका अलग अलग हो सकता है। तो हमें पता करना है कि कौन कौन से टाइप का आपका पाई बॉन्ड होता है और उन पाई बॉन्ड का नंबर कितना है। सबसे पहले हम SO2 में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये कैसे पता करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडेशन निकालना है ट्रिक की हेल्प से। यहाँ पे सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, तो ट्रिक की हेल्प से सबसे पहले क्या कीजिए, आप सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालिए। तो H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो सल्फर के पास कितना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। क्या इसमें कोई भी मोनोवैलेंट एटम है, नहीं, जीरो। क्या कैटाइन है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। क्या कोई भी नेगेटिव चार्ज है, नहीं। तो H की वैल्यू आ गया हमारा 3। जब H की वैल्यू 3 आ जाए हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp2। हाइब्रिडेशन सॉरी, H की वैल्यू जब 2 निकल के आए, हाँ 3 निकल के आता है, हाइब्रिडेशन क्या आता है sp2। यदि आपका हाइब्रिडेशन आता है sp2 तो उस हिसाब से फ्रेंड ज्योमेट्री क्या बनता है, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो क्या इसका ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगा, हो सकता है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो। पता कर लेते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पता कर लेंगे कि सल्फर के पास लोन पेयर है कि नहीं। तो S प्लस 2 इंटू O 0, तो S प्लस 2 तो माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया वो निकल के आया 4। तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से इसने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो इसके पास जो है लोन पेयर होगा। यदि इसके पास लोन पेयर है, इसका ज्योमेट्री और शेप होगा अलग होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन ने प्रेडिक्ट किया था। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मिनिमम रिपल्सन पोजीशन है वहाँ पे हम लोन पेयर को बनाएंगे और बाकी जगह पे हम बॉन्ड्स को बनाएंगे। तो ऐसे होगा इसका ज्योमेट्री। ठीक है, वी शेप, बेंड शेप या एंगुलर ज्योमेट्री बनाने आपको आता है। सल्फर ने 4 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, तो 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करके कितना 4 बॉन्ड बनाएगा। तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड। ठीक है, चलिए बताइए क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड है। देखो 2 बॉन्ड में से फ्रेंड एक ही सिग्मा होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड में से एक ही सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। अभी हमें पाई बॉन्ड का नीचे पता करना है कि वो पी पाई पाई बॉन्ड है या पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ठीक है, ये हो गया सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। अब हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। क्यों, देखो सल्फर ने फ्रेंड कितना 4 बॉन्ड बनाया। यदि सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाया है तो उसे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पे कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके सल्फर बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, क्योंकि उसको 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कि इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना होगा। इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्साइट करा सकता है, तो देखो सल्फर के पास फ्रेंड 3 निशान है, 1s2
2s2 2p6 3s2 और 3p4। सल्फर के पास 3 शेल है कि नहीं? तो जो तीसरा शेल है फ्रेंड, उसमें एक और सब शेल होगा। तीसरे शेल में कितना 3 सब शेल होता है sp_d, और डी सब शेल में कितना 5 ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे एक तीसरा सब शेल भी होगा जिसमें कितना 5 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5, और ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल जो होगा वो खाली होगा। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के इस ऑर्बिटल में भेज देगा, इस ऑर्बिटल में भेज देगा। तो एक्साइटेड स्टेट 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के फ्रेंड ये 3d में भेज देगा। 3p 3 3d 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके सल्फर बॉन्ड बना होगा। कैसे पता चला? देखो सल्फर के पास कितना 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक अनपेड सॉरी तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाएगा, दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाएगा, तीसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाएगा, और चौथे अनपेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाएगा। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ठीक है ना? चलिए मिटा दो इसको। इसको मिटाने से पहले देखिए फ्रेंड, सल्फर का जो हाइब्रिडेशन निकल के आया है sp2 निकल के आया है। सल्फर का जो हाइब्रिडेशन निकल के आया है sp2 निकल के आया है। sp2 हाइब्रिडेशन का क्या मतलब है कि सल्फर ने बैलेंस शेल का अपना एक s और p के 2 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया होगा। लेकिन हम पढ़ चुके हैं हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन में क्या होता है, यदि sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है इसका मतलब s और एक s और 2 p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुआ है। तो सल्फर ने बॉन्ड बनाने के लिए क्या किया है, बैलेंस शेल में एक s और 2 p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया है। अब मिक्स करना था तो s और p यहाँ पे मिक्स कर सकता था, और हाइब्रिडेशन में हमेशा जो बैलेंस शेल है उसके ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, ये हाइब्रिडेशन का रूल है, आपको पता है। तो जो बैलेंस शेल में s और p है वो क्या होगा, आपस में इंटरमिक्स होगा, एक s और 2 p। यहाँ पे एक s और 2 p मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो s और p के इंटरमिक्सिंग से देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इसमें क्या होगा, एक ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ये, और 2 ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और सिर्फ बैलेंस शेल के हम ऑर्बिटल्स यहाँ पे लिखेंगे, इन ऑर्बिटल्स को नहीं लिखेंगे क्योंकि बॉन्डिंग में सिर्फ बैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही यूज होते हैं, ये सब शेल के जो ऑर्बिटल होंगे वो यूज नहीं होंगे। तो बैलेंस शेल में 3 ऑर्बिटल ने मिक्स करके sp2 हाइब्रिडेशन बनाया, और 2 प्योर ऑर्बिटल होंगे, एक प्योर p का होगा और एक प्योर d का होगा, प्योर p और ये प्योर d। ठीक है, तो बैलेंस शेल में सल्फर के पास कितना ऑर्बिटल होगा बताइए फ्रेंड, इतना समझ में आया? अब देखिए इन ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके क्या करेगा, सल्फर बॉन्ड बनाएगा और लोन पेयर बनाएगा। एक बात तो फ्रेंड आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आज से याद रखना कि जो पाई बॉन्ड बनता है, जनरली फ्रेंड जो पाई बॉन्ड बनता है वो प्योर ऑर्बिटल से ही बनता है। आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, एक दो एक्सेप्शन है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर जनरली फ्रेंड जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो प्योर ऑर्बिटल से ही बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपका पाई बॉन्ड नहीं बनता है। सिग्मा बॉन्ड दोनों से बन सकता है, प्योर ऑर्बिटल से भी बन सकता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी बन सकता है।
और जो आपका पाई बॉन्ड होता है वो जनरली फ्रेंड प्योर ऑर्बिटल से ही बनता है। मतलब यहाँ पे प्योर ऑर्बिटल कौन सा आपका पी है प्योर, ये तो हाइब्रिड, और डी है आपका प्योर। तो इससे आपका पाई बॉन्ड बन सकता है और इससे आपका पाई बॉन्ड बन सकता है, इससे आपका पाई बॉन्ड नहीं बन सकता और इससे आपका पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, एक दो, तो एक पाई बॉन्ड बना होगा फ्रेंड प्योर पी से और एक पाई बॉन्ड बना होगा प्योर डी से। इस सबसे आपका पाई बॉन्ड नहीं बनता है। इसका इस्तेमाल सल्फर ने क्या किया होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए किया होगा। ठीक है, सबसे पहले सल्फर के ऊपर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो सल्फर के पास देखिए सबसे पहले फ्रेंड एक लोन पेयर है जो कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और दो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके साथ ऑक्सीजन को देखिए फ्रेंड, तो यदि मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 और 2p4, और इसका यदि मैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4। तो ऑक्सीजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, दो। क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखो ऑक्सीजन के पास क्या होगा फ्रेंड, दो लोन पेयर होगा, एक दो। देखो ये ऑक्सीजन का बैलेंस शेल ना, सेकंड शेल जो ऑक्सीजन का बैलेंस है इसमें आपको दो लोन पेयर दिख रहा है, 1 2, दो लोन पेयर दिख रहा है, और दो जो होगा इसके पास प्योर पी ऑर्बिटल होगा। तो देखो एक प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, और इस ऑक्सीजन के पास एक प्योर पी ऑर्बिटल और होगा जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड बना है ये सल्फर ने अपना इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है। तो सल्फर के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन ने अपना इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है। तो ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना है, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी इस्तेमाल सल्फर ने कर लिया है। इसके पास लोन पेयर है ना, इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा रहा है ना। तो सल्फर ने अपना इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके और ऑक्सीजन ने अपना इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके एक क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। सिमिलरली एक और ऑक्सीजन होगा, देखिए फ्रेंड एक और ऑक्सीजन होगा, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा, दो लोन पेयर होगा, दो लोन पेयर होगा, और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा, दो प्योर पी ऑर्बिटल होगा। एक प्योर ऑर्बिटल में होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसका इस्तेमाल करके क्या करेगा, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये पी का ऑर्बिटल, इसके दोनों लोब्स क्या होंगे, सेम। तो एक पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके, एक प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक प्योर पी ऑर्बिटल में इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। समझ में आ रहा है, इस ऑक्सीजन के पास भी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ना फ्रेंड। तो एक का इस्तेमाल करके इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और एक प्योर पी ऑर्बिटल में क्या होगा, इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और सल्फर का ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल भी खत्म हो गया। सल्फर का ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया। ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो बना है sp2, सल्फर का sp2 और ऑक्सीजन के प्योर पी से। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है फ्रेंड, समझ में आ रहा है। तो सल्फर का इतना हाइब्रिड ऑर्बिटल खत्म हो चुका है। देखो इसका इस्तेमाल करके लोन पेयर बनाया, इसका इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाया, इसका इस्तेमाल करके ये वाला बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। ऑक्सीजन ने, दोनों ऑक्सीजन ने अपना एक एक ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया, और दोनों ऑक्सीजन के पास क्या होगा, एक एक प्योर पी ऑर्बिटल होगा जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा।
ठीक है। अब देखिए सल्फर के पास क्या और बचा है फ्रेंड, एक प्योर पी बचा हुआ है और एक प्योर डी। इसका प्योर पी बनाते हैं, जो हो गया इसका प्योर पी, जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक बनाते हैं प्योर डी, एक है प्योरिटी जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो आपको पता है डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल शेप होता है, पर हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको डबल डबल शेप होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है आपका डबल डबल शेप होता है, पर हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको सिंगल डबल बना रहा हूँ। ये जो आपका डी है और ये आपका पी है, ठीक है। तो देखो ये आपका पी है और ये भी आपका पी है। यहाँ पे क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगा फ्रेंड, पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड किसके किसके ओवरलैपिंग से बना है, पी और डी, ऑक्सीजन के पी और सल्फर के डी। तो पी और डी के ओवरलैपिंग से बना है पाई बॉन्ड। ये वाला जो पाई बॉन्ड है फ्रेंड, उसको हम बोलेंगे पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड, क्योंकि पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, इसलिए पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। और यहाँ पे क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक और पाई बॉन्ड बनेगा। देखो ये पी और पी के साइड वाइज ओवरलैपिंग से, पी और पी के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पी पाई पाई बॉन्ड। यहाँ पे जो वाला पाई बॉन्ड होगा हम उसको बोलेंगे पी पाई पाई बॉन्ड। ये होगा आपका पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड और ये होगा आपका पी पाई पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप का पाई बॉन्ड है, और इस ऑर्बिटल का यूज कर दिया सल्फर ने पाई बॉन्ड बनाने में, और इस ऑर्बिटल का यूज कर लिया पाई बॉन्ड बनाने में। ठीक है, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्ड का नेचर जो है अलग अलग है। एक पाई बॉन्ड जो है फ्रेंड आपका वो है पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड, और दूसरा जो है वो है पी पाई पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है ना। चलिए मिटा दो इसको। आप वीडियो पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए, तो जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, अभी अभी हमने देखा हाइब्रिडेशन क्या आया था, sp2 आया था। तो sp2 आया तो उस केस में यदि दो पाई बॉन्ड बना था फ्रेंड, तो पहला जो था यह था आपका पी पाई पाई बॉन्ड, और दूसरा जो था वो था पी पाई डी पाई पाई। ठीक है, जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन आया sp2, तो उस केस में क्या हुआ, दो पाई बॉन्ड यदि था तो उसमें हमारा जो पहला पाई बॉन्ड आ रहा था वो आता है पी पाई पाई बॉन्ड। अब ये भी देखा तो सल्फर का हाइब्रिडेशन था sp2 निकल के आ रहा था ना, उसमें जो पहला पाई बॉन्ड था वो था पी पाई और दूसरा जो था आपका पी पाई डी पाई। ठीक है, चलिए अब हम SO3 में पता करते हैं। SO3 में सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे। H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नॉन वैलेंट एटम कितना होता है, 0। कैटायन कितना है, 0, प्लस एनायन कितना है, 0 बाई 2। ठीक है, तो 6 सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट एटम 0 है, पॉजिटिव चार्ज 0 है और नेगेटिव चार्ज भी 0 है, तो 6 बाई 3। तो 3, जब H की वैल्यू 3 आता है तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp2। H की वैल्यू 3 आता है तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp2। और sp2 हाइब्रिडेशन में शेप क्या बनता है, sp2 हाइब्रिडेशन में शेप बनता है ट्राइंगुलर प्लेनर। तो क्या इसका शेप ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगा, हो सकता है कि सल्फर के पास लोन पेयर ना हो, तो पता कर लेते हैं। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, S प्लस 3 इंटू O इक्वल टू 0, S प्लस 3 ऑक्सीजन की जगह पे -2 इक्वल टू 0, S इक्वल टू 6। तो यहाँ पे सल्फर के पास कितना
बैलेंस इलेक्ट्रॉन था 6 और 6 के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है। मतलब इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। यदि कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जो भी शेप हाइब्रिडेशन ने प्रिडिक्ट किया था वही इसका एक्चुअल शेप होगा। तो एस P2 हाइब्रिडेशन के साथ शेप क्या आना चाहिए था, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो इसका भी शेप क्या होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगा। ठीक है, ऐसे इसका शेप होगा। इसमें कितना पाई बॉन्ड है, देखो दोनों में से एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड का हमें नीचे पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो क्या सल्फर अपना इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके बॉन्ड बनाया, नहीं। इसके पास कितना, 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यदि सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके डी ऑर्बिटल में भेजेगा फ्रेंड, तो उस केस में बताइए कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बन के आएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके डी में भेजेगा, अभी अभी हमने देखा था, तो उस केस में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बन के आ रहा था, 4। ठीक है ना, 4 बन के आ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने से काम तो नहीं बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दे। जैसे इसको एक्साइट करा के यहाँ पे भेज दे, इसको एक्साइट करा के यहाँ पे भेज दे, तो देखो ये अनपेयर हो गया, ये भी अनपेयर हो गया। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा। तो हम इसका एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 और 3s में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 3d में चले जाएगा। तो 3s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ गया, 3p में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पे आ गया, तो 3d2। इस केस में कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बन रहा है, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन रहा है। और सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल क्या करेगा, वो 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करेगा सल्फर बॉन्ड बनाने में। अब देखिए फ्रेंड, सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। यदि sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सल्फर अपने बैलेंस शेल में s और एक s और 2 p के ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेगा। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। क्योंकि 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। और देखो, ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स नहीं हुआ है, ये भी इंटरमिक्स नहीं हुआ है, एक भी इंटरमिक्स नहीं हुआ है। मतलब एक प्योर p होगा और 2 जो होगा वो प्योर डी होगा। है कि नहीं, ये प्योर p है और ये प्योर डी। इतना समझ में आया। देखिए फ्रेंड, जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है। आपको पता है ना, पाई बॉन्ड जो बनता है वो प्योर
प्योर ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ पे कितना, देखो 1 2 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा है। सल्फर ने क्या किया है होगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके एक सिग्मा बनाया होगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके दूसरा सिग्मा बनाया होगा, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके तीसरा सिग्मा बनाया होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 2s2 और 2p4 ग्राउंड स्टेट। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 4। अब देखिए तीनों ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे क्योंकि तीनों ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड है, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीनों ऑक्सीजन ने क्या किया है, एक एक पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके, तीनों ऑक्सीजन ने एक एक पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया। तो सल्फर का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एक ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। सल्फर के दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ऑक्सीजन के दूसरे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाया। सल्फर के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ने तीसरे ऑक्सीजन के प्योर पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनाया। इस तरीके से 3 सिग्मा बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड देखो, अब तीनों ऑक्सीजन के पास क्या है, एक एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है और सल्फर के पास एक पी और 2 डी ऑर्बिटल बना हुआ है, 2 डी ऑर्बिटल बचा हुआ है। तो देखो क्या करेगा सल्फर, अपना पहला पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल जो है ऑक्सीजन के प्योर पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कराएगा। जो सल्फर है उसका प्योर पी ऑर्बिटल का और ऑक्सीजन के प्योर पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से पहला पाई बॉन्ड बनेगा। तो पी और पी के ओवरलैपिंग से बना है, हम क्या बोलेंगे, पी पाई। तो जो पहला होगा वो होगा आपका पी पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो जो आपका सल्फर है ये अपना डी ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ दूसरे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। डी और पी के ओवरलैपिंग से बना है, जैसे हम इसको बोलेंगे डी पाई, पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। और सिमिलरली जो सल्फर है उसके पास एक और डी ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो इस डी ऑर्बिटल को, इस डी ऑर्बिटल का तीसरे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके अपने इस डी ऑर्बिटल को तीसरे ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके बनाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड होगा, जिसमें से एक तो होगा आपका पी पाई पाई बॉन्ड और 2 जो होगा आपका वो होगा पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। तो देखो सेंट्रल एटम का फिर से फ्रेंड हाइब्रिडेशन क्या निकल के आया था, sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन में यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड बन के आया। पहला तो था पी पाई, दूसरा जो था फ्रेंड वो था आपका पी पाई डी पाई, और तीसरा जो पाई बॉन्ड था वो था पी पाई डी पाई। तो 3 पाई बॉन्ड में से एक था आपका पी पाई और 2 जो था वो था पी पाई डी पाई। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए इसको लिख लीजिए, मिटा दूं। इतना कुछ फ्रेंड आपको बार बार नहीं करना है, मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ, देखो ना ये सब जो भी निकल के आ रहा है मैं इसको लिख रहा हूँ, उससे मैं एक ट्रिक बना रहा हूँ। उस ट्रिक के हेल्प से आप आसानी से पता कर लेंगे कि कितना पी पाई पाई बॉन्ड है और कितना पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है। चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल ClO4 माइनस का। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम, सबसे पहले उसका हाइड्रोजन निकालेंगे, H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस C प्लस A बाई 2। तो क्लोरीन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, प्लस मोनोवैलेंट एटम 0, कैटायन क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं, एनायन 1 प्लस 2।
7 + 1 8, 8/4। जब H की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3। जब H की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3। और sp3 हाइब्रिडेशन में जो शेप निकल के आएगा वो निकल के आएगा टेट्राहीड्रल। क्या निकल के आएगा? टेट्राहीड्रल। तो क्या इसका शेप भी टेट्राहीड्रल होगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता कर लेते हैं। यदि क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सातों के सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया तो इसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा होगा लोन पेयर के लिए। इसमें जो भी हाइब्रिडेशन ने शेप को प्रिंट किया वही इसका शेप होगा। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Cl4 × O = -1। तो Cl4 ऑक्सीजन की जगह पे -2 = -1। तो Cl = 7। तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा कितना निकल गया? 7। तो सातों के सातों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड बनाने में खर्च कर दे रहा है, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडेशन ने जो भी शेप को प्रिंट किया था वो इसका शेप होगा। टेट्राहाइड्रल प्रिंट किया था, टेट्राहाइड्रल इसका शेप होगा। ठीक है। अब देखिए क्लोरीन को कितना 7 बॉन्ड बनाना था और 4 ऑक्सीजन है। 4 ऑक्सीजन के साथ ये मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 8। पर इसको 7 ही बॉन्ड बनाना है। इसका मतलब क्या है? तो 3 ही ऑक्सीजन के साथ, किसी भी 3 ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना सकता है और एक ऑक्सीजन के साथ उसको सिंगल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ये 4 जो ऑक्सीजन उसके साथ किसी भी 3 ही ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बना सकता है, एक ऑक्सीजन के साथ उसको सिंगल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। जिस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए। तो इसमें कितना पाई बॉन्ड है? 1 2 3 और हाइब्रिडेशन का है sp3। हमें पता करना है पाई बॉन्ड का नेचर। तो सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो Cl 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो इसका ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। और जो डी ऑर्बिटल है पूरा खाली होगा। डी के जो 5 ऑर्बिटल है पूरे खाली होंगे। तो क्या क्लोरीन अपने इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके बॉन्ड बना रहा है? आंसर है नहीं। क्यों? क्लोरीन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉन्ड बना रहा है। तो उसके पास क्या होना चाहिए? 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, क्योंकि इसके पास 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके क्लोरीन बॉन्ड नहीं बना रहा है। वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा। तो देखो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भी था, अभी भी होगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भी था, अभी भी होगा। और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन पहले भी था, अभी भी होगा। ठीक है। 3s में 6 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा। तो यस में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 1 2 3 3s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट यहाँ पे हो जाएगा, 3p में से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ जाएगा और 3p में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी और 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल के आ गए। ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड, इस केस में इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रहा था? क्लोरीन का हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा था sp3
मतलब जो क्लोरीन है अपने एस और पी को क्या करेगा, इंटरमिक्स करेगा। एस और पी को इंटरमिक्स करके क्या करेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो s और p को इंटरमिक्स करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा sp3, और इसके पास क्या होगा, 3 प्योर डी के ऑर्बिटल होंगे। ठीक है ना, ये प्योर डी के 3 ऑर्बिटल इसके पास होंगे। समझ में आ रहा है? तो सल्फर के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे और 3 प्योर p, 3 जो होगा वो प्योर डी ऑर्बिटल होगा। सल्फर ने फ्रेंड कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, देखो एक, सबसे पहले तो पाई बॉन्ड गिनिए, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है और 3 प्योर डी ऑर्बिटल है। तो जो प्योर ऑर्बिटल है वो तो पाई बॉन्ड बनाने में जाएगा, ठीक है नहीं, जो प्योर ऑर्बिटल है फ्रेंड वो पाई बॉन्ड बनाने में जाएगा। तो इसके पास जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका इस्तेमाल करके क्या करेगा, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p4, ग्राउंड स्टेट 1s में 2, 2s में 2p में 4। ठीक है, देखिए ये जो सल्फर है अपना पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पहला जो ऑक्सीजन है ये अपना प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके, सल्फर अपना पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन जो है अपना प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके ये पहला सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये जो पहला सिग्मा बॉन्ड बना है वो सल्फर में बोल रहा हूँ, क्लोरीन, क्लोरीन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के प्योर पी ने ओवरलैप करके बनाया है। ये जो दूसरा सिग्मा बॉन्ड है फ्रेंड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के प्योर नहीं, क्लोरीन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लोरीन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के प्योर पी ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करके बनाया होगा। ठीक है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड समझ में आया। देखिए तीसरा सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें भी क्या किया होगा, जो क्लोरीन है ये अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ऑक्सीजन ने अपना प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके तीसरा सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। और जो क्लोरीन के पास चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के प्योर पी ऑर्बिटल के प्योर पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके ये चौथा सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। इस तरीके से आपका 4 सिग्मा बॉन्ड बना होगा। समझ में आ रहा है? 4 सिग्मा बॉन्ड बना होगा। और देखिए इसके पास कितना, डी के कितने, 3 ऑर्बिटल है, प्योर डी का ऑर्बिटल है। तो क्लोरीन जो है अपना पहला प्योर डी ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन जो है वो अपना प्योर पी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पहला पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पहला पाई बॉन्ड किसके बीच में बना है, क्लोरीन के डी और ऑक्सीजन के पी के बीच में। तो ये इस पाई बॉन्ड को हम बोलेंगे पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड, पी और डी के ओवरलैपिंग से बना है। दूसरा देखिए फिर से क्लोरीन के पास है डी ऑर्बिटल, तो क्लोरीन का डी ऑर्बिटल और दूसरे ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन का प्योर पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो फिर से जो पाई बॉन्ड बना होगा फ्रेंड तो हम बोलेंगे पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अब देखो क्लोरीन के पास एक और प्योर डी ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये जो क्लोरीन का एक और प्योर डी ऑर्बिटल है और ये जो तीसरा क्लोरीन है उसका प्योर पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके ये तीसरा पाई बॉन्ड बनाया होगा। वो भी जो होगा आपका होगा पी पाई डी पाई होगा। तो सारे के सारे पाई बॉन्ड में देख रहे हो आप कि क्लोरीन का डी और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। यहाँ पे जितना भी पाई बॉन्ड बन रहा है सारे पाई बॉन्ड का नेचर सेम है, जो कि है पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो इस केस में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आ रहा था, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा था फ्रेंड
वो निकल के आ रहा था sp3। तो sp3 में कितना 3 पाई बॉन्ड बना, और तीनों को तीनों पाई बॉन्ड जो थे वो तो p पाई d पाई, p पाई d पाई और p पाई d पाई पाई बॉन्ड। और ये ट्रिक आपको समझ में आ रहा है? देखो, जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन हो sp2, जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन हो sp2, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड, एक ही पाई बॉन्ड जो होता है वो एक ही पाई बॉन्ड जो होता है वो पी पाई होता है। उसके बाद जितना भी पाई बॉन्ड बन रहा है वो पी पाई डी पाई होता है। कब? जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन हो sp2। तो देखो sp2 हाइब्रिडेशन में कितना, 2 पाई बॉन्ड बना, तो एक पी पाई बाकी पी पाई डी पाई। यहाँ पे सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन है sp2, इसमें एक बॉन्ड जो है वो आपका पी पाई डी पाई, इसका जितना भी पाई बॉन्ड बन रहा है वो पी पाई डी पाई। जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp2 हो तो जितना भी पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें कोई भी एक, आपकी इच्छा जिसको चूज करना है चूज कर लीजिए, वो जो होगा वो होगा पी पाई पाई बॉन्ड, बाकी जितने भी पाई बॉन्ड होंगे होंगे पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। ठीक है। और जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन आ जाए sp3, जब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन आए sp3, तो उस केस में जितना भी पाई बॉन्ड बनेगा, जितना भी पाई बॉन्ड बनेगा वो होगा पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। जितना भी पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड। ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन चेक करना है, ज्योमेट्री बनाना है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन चेक करना है। यदि sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है तो एक ही पाई बॉन्ड है तो वो पी पाई, और एक से ज्यादा है तो एक होगा पी पाई, बाकी जितना भी होगा वो होगा पी पाई डी पाई। और यदि sp3 है तो उसमें यदि एक भी पाई बॉन्ड बन रहा है तो वो पी पाई डी पाई, और एक से ज्यादा बन रहा है तो सारे के सारे पी पाई डी पाई। ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यही है हमारा ट्रिक, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन है करना हमारा, कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स in the following. Calculate the number of p pi and p pi d pi bonds in the following. ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कितना पी पाई और कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा। सबसे पहले देखो, जेनॉन O6 4 माइनस, इसमें बताइए कितना पी पाई और कितना पी पाई डी पाई बॉन्ड होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री बनाएंगे, और फिर हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन चेक करेंगे कितना पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है। तो H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो जिनॉन है आपका सेंट्रल एटम, जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, मोनोवैलेंट एटम 0 है, कोई भी नहीं है। क्या कैटायन के ऊपर कोई भी चार्ज है? नहीं। एनायन के ऊपर कितना चार्ज है 4 बाई 2, तो 8 प्लस 4 12, 12 बाई 2 6। जब आपका हाइब्रिडेशन आता है H की वैल्यू आता है 6, हाइब्रिडेशन क्या निकल के आता है sp3 d2, और sp3d2 के साथ जो शेप बनता है वो क्या बनता है ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल शेप बनता है। तो क्या इसका शेप ऑक्टाहीड्रल ही होगा? क्या इसका शेप जो फ्रेंड ऑक्टाहीड्रल ही होगा? चेक करते हैं कि इसके पास लोन पेयर है कि नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर लेते हैं। जिनॉन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू -4, तो जिनॉन 6 इंटू -2 इक्वल टू -4। तो जिनॉन के जो ऑक्सीजन स्टेट होगा कितना होगा 8, मतलब जिनॉन के पास 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और आठों के आठों इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर नहीं है तो जो भी हाइब्रिडेशन ने शेप को प्रेडिक्ट किया था वही इसका शेप होगा। हाइब्रिडेशन के हिसाब से क्या शेप आना चाहिए, तो ऑक्टाहेड्रल, वही इसका शेप होगा। तो जिनॉन
ये होगा इसका शेप, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड, दोनों में से एक पाई है, दोनों में से एक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड का हमें क्या करना है, नेचर पता करना है। तो देखो सर्टेन एटम का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2। तो sp3 के बाद फ्रेंड जो भी हाइब्रिडेशन आए, sp3d, sp3d2, sp3d, sp3d3, sp3 के बाद जो भी हाइब्रिडेशन आए, sp3 के बाद जो भी हाइब्रिडेशन आता है उसमें जितना भी पाई बॉन्ड बनता है, सारे के सारे पाई बॉन्ड जो होता है वो p पाई d पाई होते हैं। sp2 में क्या होगा, एक p पाई p पाई, एक p पाई p पाई, और बाकी जितना भी बच रहा है p पाई d पाई। और sp3 और उसके बाद जितना भी हाइब्रिडेशन आ रहा है उसमें जितना भी पाई बॉन्ड बन रहा है, सारे के सारे पाई बॉन्ड जो होंगे वो p पाई d पाई होंगे। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो आपका होगा p पाई d पाई, और ये भी पाई बॉन्ड जो होगा वो होगा p पाई d पाई, ठीक है। कुछ सोचना ही नहीं है, sp3 हाइब्रिडेशन या उससे ज्यादा कुछ आ रहा है तो सारे के सारे पाई बॉन्ड sp जितने भी पाई बॉन्ड आ रहे हैं सारे के सारे पाई बॉन्ड p पाई d पाई, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, जिनोन O3, तो पहले H निकालते हैं। H की वैल्यू B प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8, प्लस मोनोवैलेंट एटम 0, कैटायन के ऊपर का चार्ज 0, एनायन के ऊपर का चार्ज 0 बाई 2। जब H की वैल्यू 4 हो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3। जब H की वैल्यू 4 हो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन में शेप क्या निकल के आता है, सब कुछ ठीक है ना। हाँ, तो sp3 हाइब्रिडेशन में शेप क्या निकल के आता है, टेट्राहेड्रल। तो क्या इसका शेप टेट्राहेड्रल ही होगा, हो सकता है जिनॉन के पास लोन पेयर ना हो। पता कर लेते हैं जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। तो जिनॉन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन इक्वल टू 0, जिनॉन प्लस 3 ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज कितना होता है -2 इक्वल टू 0। तो जिनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा फ्रेंड वो कितना निकल के आएगा 6। अगर जिनॉन के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से इसने 6 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए हैं, जिसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो जिसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका जो शेप हो ज्योमेट्री है वो अलग होगा जो हाइब्रिडेशन ने फिट किया था। तो देखो इस केस में क्या होगा, जो मिनिमम रिपल्शन पोजीशन है यहाँ पे तो हम रख देंगे लोन पेयर को, बाकी जो 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है कुछ ऐसे बनाएगा। ये कितना 6 इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है फ्रेंड, तो 6 बॉन्ड बना सकता है, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इस केस में किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो तब आता ना जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाता, ठीक है। इस केस में हाइब्रिडेशन क्या निकल के आ रहा है फ्रेंड, sp3। जब हाइब्रिडेशन निकल के आया sp3 या उससे ज्यादा का हाइब्रिडेशन हो, जितना भी पाई बॉन्ड बन रहा है सारे का सारा पाई बॉन्ड होगा p पाई d पाई, ये होगा p पाई d पाई, ये पाई बॉन्ड भी जो होगा वो होगा p पाई d पाई, और ये पाई बॉन्ड भी जो होगा फ्रेंड होगा p पाई d पाई। यहाँ पे 3 p पाई d पाई पाई बॉन्ड होंगे, समझ में आ रहा है। कुछ सोचना ही नहीं है आपको। यदि हाइब्रिडेशन sp3 या उससे ज्यादा आ रहा है तो जितना भी पाई बॉन्ड होंगे वो p पाई d पाई पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। चलिए इसमें बताइए ZeO3F2। सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिन्होंने आपका सेंट्रल एटम तो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस मोनोवैलेंट एटम है, फ्लोरीन है ना मोनोवैलेंट एटम 2, माइनस कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है तो 0/2, तो 10/2 तो 5। जब H की वैल्यू 5 हो तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp3d, और sp3d के हिसाब से शेप क्या बनता है, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। तो H की वैल्यू 5 हो तो शेप निकल के आता है sp3d, और sp3d के हिसाब से शेप क्या आता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो क्या इसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा, हो सकता है जिन्होंने के पास कोई भी लोन पेयर ना हो, पता कर लेते हैं।
जिनॉन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू एफ इक्वल टू 0। जिनॉन प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, जिनॉन का जो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगा फ्रेंड, तो निकल के आएगा 8। ठीक है, मतलब जिन्होंने के पास जो 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, आठों के आठों बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं था। तो उस केस में जो भी शेप प्रिडिक्ट किया था ऑपरेशन ने, वही इसका क्या होगा, शेप होगा। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टीबीपी, ऐसा शेप होगा। देखो जिन्होंने कितना बॉन्ड बना रहा है, 8 बॉन्ड बना रहा है। फ्लोरीन के साथ तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, दूसरे फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाया, 6 बॉन्ड इसका बचा हुआ है, और 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना लेगा। तो ऐसा होगा इसका ज्योमेट्री। और हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d। तो जितना भी पाई बॉन्ड बचा हुआ है, सॉरी जितना भी पाई बॉन्ड बचा नहीं बना हुआ है, सारे के सारे पाई बॉन्ड जो होंगे p पाई d पाई पाई बॉन्ड, p पाई d पाई, p पाई d पाई, p पाई d पाई। ठीक है, जितने भी पाई बॉन्ड बन रहे हैं, सारे के सारे पाई बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, p पाई d पाई पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, ठीक है ना, चलिए इसमें बताइए, जिनॉन O2 F2। तो देखो सबसे पहले सेंट्रल एटम का एड्रेस निकालते हैं, H इक्वल टू B प्लस X माइनस C प्लस A बाई 2। तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास, 8 जिनॉन है, मोनोवैलेंट एटम 2 है, माइनस 4 जोन घटाएं प्लस 4 जोन 9 बाई 2। तो 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2 5। जब H की वैल्यू 5 हो, एवरेज निकल के आता है sp3d। और sp3d एवरेज में शेप क्या बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो क्या इसका शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगा, हो सकता है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, पता कर लेते हैं। तो जिनॉन प्लस 2 इंटू O प्लस 2 इंटू F इक्वल टू 0। जिनॉन प्लस 2 ऑप्शन की जगह पे -2 प्लस 2 F की जगह पे -1 तो 0। तो जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आएगा, 6। तो इसके पास कितना, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से इसने 6 बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए, तो इसके पास एक लोन पेयर होगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होगा। इस केस में जो भी हाइब्रिडेशन शेप को प्रिडिक्ट किया था वो शेप नहीं होगा, उससे अलग शेप होगा। कैसे पता करेंगे, हाइब्रिडेशन के हिसाब से जो भी शेप आ रहा है उसको ध्यान में रखेंगे, और जो मिनिमम परसेंट पोजीशन है वहां पे हम क्या करेंगे, लोन पेयर को रख देंगे। तो ऐसा शेप होगा। ठीक है ना, बताइए इस शेप को क्या बोलते हैं फ्रेंड, यदि आपको हाइब्रिडेशन याद है तो बताइए इस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी शॉ शेप। तो क्या हाइब्रिडेशन निकल के आया, sp3d निकल के आया। तो जितना भी पाई बॉन्ड है वो होगा p पाई d पाई, p पाई d पाई। सोचना ही नहीं है, यदि हाइब्रिडेशन sp3 या उससे ज्यादा आ रहा है, सोचना ही नहीं है, जितना पाई बॉन्ड बन रहा है सारे का सारा पाई बॉन्ड जो होगा वो p पाई d पाई पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, ठीक है ना, चलिए PO4 3 माइनस, सेंट्रल एटम आपका फॉस्फोरस है। सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं, तो H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए बाई 2। तो फॉस्फोरस के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5। मोनोवैलेंट एटम, क्या आपको कोई मोनोवैलेंट एटम दिख रहा है, नहीं, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है।
माइनस चार्ज होने के टाइम कोई भी आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं। नेगेटिव चार्ज है? हाँ 3 है, बाई 3, 5/3, 5 + 3 8 और 8/2 4। तो हाइब्रिडेशन निकल के आया sp3 और sp3 हाइब्रिडेशन शेप बनता है टेट्राहेड्रल। तो क्या इसका शेप टेट्राहेड्रल ही होगा? हो सकता है यदि फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ना हो। तो चेक कर देते हैं। P + 4 × O - 3 P4 × -2 = -3। तो फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन निकल के आया वो निकल के आया 5। मतलब इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और पांचों के पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए हैं। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड? फॉस्फोरस के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो हाइब्रिडेशन जो शेप को प्रिडिक्ट किया था वही इसका एक्चुअल शेप होगा। तो हाइब्रिडेशन के हिसाब से शेप क्या आना चाहिए था? sp3 में टेट्राहाइड्रल इसका शेप होगा। और देखो यदि पांच बॉन्ड बना रहे हैं तो पहले चारों ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो 4 बॉन्ड खत्म हो गया और एक बॉन्ड बचा हुआ है तो किसी एक ही ऑक्सीजन के साथ फ्रेंड डबल बॉन्ड बना पाएगा। बाकी जो 3 ऑक्सीजन के साथ है वो तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। 5 ही बॉन्ड बना सकता है ना। तो जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाना है इसके ऊपर माइनस। ठीक है। और हाइब्रिडेशन क्या आया? sp3 या उससे ज्यादा हाइब्रिडेशन आ रहा है तो जितना भी पाई बॉन्ड बनेगा वो बनेगा p पाई d पाई पाई बॉन्ड। बताइए समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलिए COCl2 इसमें बताइए जो कार्बन है ये आपका सेंट्रल एटम है। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? जो सेंट्रल एटम है जो ये कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन निकालेंगे ट्रिक से। तो H = B + X - C + A/2। कार्बन के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। मोनोवैलेंट एटम कितना होता है? 2। कैटायन के ऊपर का चार्ज 0, एनायन के ऊपर का चार्ज 0/2। 4 + 2 6, 6/2 3। जब H की वैल्यू 3 हो तो हाइब्रिडेशन आता है sp2। sp2 हाइब्रिडेशन में शेप क्या बनता है फ्रेंड? क्या बनता है? ट्राइंगुलर प्लेनर। तो किसका शेप ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगा? हो सकता है जिस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो। पता कर लेते हैं। कार्बन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो देखिए C + ऑक्सीजन 2 × क्लोरीन = 0। C - 2 + 2 × -1 = 0। तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन कितना है? 4। तो कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और चारों के इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए हैं। तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे शेप क्या आ रहा था? ट्राइंगुलर प्लेनर। उसी शेप को ध्यान में रख के हमें ज्योमेट्री बनाना है क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। तो ऐसा इसका ज्योमेट्री होगा। और क्या हाइब्रिडेशन आ रहा है फ्रेंड? sp2। यदि sp2 हाइब्रिडेशन आ रहा है तो एक पहला जो पाई बॉन्ड होगा वो होगा p पाई p पाई और एक से यदि ज्यादा हुआ तो एक को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो p पाई d पाई। तो एक ही बॉन्ड है तो क्या होगा आपका? p पाई पाई बॉन्ड होगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? काफी आसान है फ्रेंड। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालना है, उसके बाद ज्योमेट्री बनाना है और ज्योमेट्री बना के फिर चेक करना है। यदि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन sp3 या उससे ज्यादा है तो उस केस में जितना भी पाई बॉन्ड बन रहा है सारे के सारा पाई बॉन्ड जो होगा वो p पाई d पाई होगा। यदि sp2 हाइब्रिडेशन है तो उसमें एक पाई बॉन्ड जो होगा वो p पाई p पाई होगा। बाकी जितना भी पाई बॉन्ड होगा वो p पाई d पाई होगा। ठीक है। चलिए NO2 में बताइए। NO2 माइनस। सबसे पहले सेंट्रल एटम जो कि नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडेशन निकालिए। तो H = B + X - C + A/2। तो नाइट्रोजन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5। मोनोवैलेंट एटम होता है 0। कैटायन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एनायन के ऊपर का +1 चार्ज लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे -1 चार्ज है ना। तो यहाँ पे एनायन की जगह पे +1 लिख देंगे। 5 + 1
6 और 6/2 तो 3, तो H की वैल्यू 3 आता है, तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp2। और sp2 हाइब्रिडेशन में शेप क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो क्या इसका शेप ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगा? हो सकता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ना हो, तो n+2 इंटू O इक्वल टू -1, तो n+2 ऑक्सीजन की जगह पर 4 लिखेंगे, -2 इक्वल टू -1, n का जो ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगा फ्रेंड 3 निकल के आएगा। n का जो ऑक्सीजन स्टेट निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 3। मतलब इसके पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिसमें इसने 3 बॉन्ड बनाने में खर्च किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसा लोन पे इसके पास प्रेजेंट होगा। और शेप क्या आ रहा है, ट्राइंगुलर प्लेनर आ रहा है, उसी शेप को ध्यान में रखना है। मिनिमम रिपल्शन पोजीशन में हमें किसको लगा देना है, लोन पेयर को लगा देना है। ये हो गया लोन पेयर। और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर रहा है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। अब 2 ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड कैसे बनाएगा फ्रेंड, देखो दोनों ऑक्सीजन के साथ तो पहले एक एक बॉन्ड बना लेगा, और किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से वो 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। किसी भी एक ही ऑक्सीजन के साथ वो 2 बॉन्ड बना सकता है ना। तो इस ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बना लिया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा होगा इसका ज्योमेट्री। और हाइब्रिडेशन है sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन में यदि एक ही पाई बॉन्ड बन रहा है तो p पाई पाई बॉन्ड होगा, और यदि एक से ज्यादा बन रहा है तो p पाई एक को छोड़ के बाकी जितना भी है p पाई d पाई होगा। तो एक ही बन रहा है इसलिए p पाई पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए NO3 माइनस में बताइए फ्रेंड, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया, एक बार आपको खुद से भी सॉल्व करना है। तो 5 तक गिन दे रहा हूँ, 5 4 3 2 1। तो आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो फ्रेंड, नाइट्रोजन जो है आपका ये सेंट्रल एटम, सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। H इक्वल टू V प्लस एक्स माइनस C प्लस A/2। तो इसके पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। मोनोवैलेंट एटम, इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम दिख रहा है आपको, नहीं। H इक्वल टू B प्लस एक्स माइनस C प्लस A/2। अब दिख रहा होगा, पहले काफी छोटा बन गया था, हो सकता है आपको ना दिखता हो। अब दिख रहा है। तो नाइट्रोजन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। मोनोवैलेंट एटम कितना है, 0, कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है। चार्ज ऑन टाइम 0, चार्ज ऑन टाइम +1/2, 5 + 1 6 और 6/2 तो 3। जब H की वैल्यू है 3 तो हाइब्रिडेशन निकल के आता है sp2। और sp2 हाइब्रिडेशन शेप क्या आता है, फ्रेंड, ट्राइंगुलर प्लेनर। तो इसका शेप ट्राइंगुलर प्लेनर ही होगा। हो सकता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ना हो, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट निकाल के चेक कर लेते हैं। N3 इंटू O -1, तो N प्लस ऑक्सीजन की जगह पे -2 इक्वल टू -1। तो N का जो ऑक्सीजन स्टेट निकल के आ रहा है फ्रेंड, वो निकल के आ रहा है 5। मतलब नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, और पांचों के पांचों बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया है। इस केस में हाइब्रिडेशन ने जो शेप को क्रिएट किया था वही इस मॉलिक्यूल का एक्चुअल शेप होगा। तो हाइब्रिडेशन का जो शेप क्या होना चाहिए, ट्राइंगुलर प्लेनर, वही इसका शेप होगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कितना 5 बॉन्ड बना रहा है और 3 ऑक्सीजन है, तो ट्राइंगुलर प्लेनर पहले शेप बनाइए, ये होगा ट्राइंगुलर प्लेनर शेप। और 3 ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया। इसको कितना 5 बॉन्ड बनाना है, तो किसी भी 2 ही ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है कि नहीं। एक ऑक्सीजन के साथ इसको सिंगल बॉन्ड बनाना, क्योंकि इसके पास बॉन्ड जो है 5 ही है। 6 बॉन्ड होता तो इसके साथ भी एक बॉन्ड बना लेता। तो उस केस में फ्रेंड्स क्या हो जाता, जो इसका जो ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो नहीं आता, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडेशन आया sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन जो पहला बॉन्ड बनेगा, पहला पाई बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा p पाई बॉन्ड, और दूसरा जो बनेगा फ्रेंड वो बनेगा p पाई d पाई बॉन्ड, ठीक है नहीं। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है, एक बॉन्ड जो होता है वो होता है p पाई, और एक के बाद जितना भी बॉन्ड बनता है वो बनता है p पाई d पाई, ठीक है ना। आपका भी आंसर था, यही आंसर था फ्रेंड, तो एक गलत आंसर।
ये सही है और ये गलत है। क्यों? देखो फ्रेंड, जब भी दो एलिमेंट जो कि सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, दो ऐसे एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में यदि पाई बॉन्ड बन रहा है तो हमेशा पी पाई बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, 1s2 2s2 और 2p3, तो इसके पास दो ही शेल है और सेकंड शेल में दो ही सब शेल होता है, एस और पी, एस और पी। तो इसके पास डी तो है ही नहीं, ना नाइट्रोजन के पास डी है और ना ऑक्सीजन के पास डी होगा। 1s2 2s2 और 2p4। सेकंड शेल में फ्रेंड डी सब शेल नहीं होता है, तीसरे शेल से डी सब शेल स्टार्ट होता है। ना इसके पास डी सब शेल है और ना इसके पास डी सब शेल है, ना इसके पास डी सब शेल है और ना इसके पास डी सब शेल है। डी सब शेल है ही नहीं, जब भी सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच में यदि फ्रेंड पाई बॉन्ड बन रहा है हमेशा वो पी पाई बॉन्ड ही होगा। सेकंड पीरियड एलिमेंट जैसे देखिए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये होते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट। जब इनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है फ्रेंड तो हमेशा पी पाई बॉन्ड ही होगा, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल होगा ही। ये वाला पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में मिला है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो इनके बीच में जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पी पाई बॉन्ड ही होगा। तो ट्रिक लगाते हुए आपको एक चीज और ध्यान देना है कि हम जो भी देखो, यदि पी पाई बॉन्ड है तो सोचना ही नहीं है पी पाई बॉन्ड हो सकता है, तो इसके लिए मैंने नहीं सोचा। यदि पी पाई या डी पाई बॉन्ड आ रहा है तो एक बार आप ये भी चेक कर लेना, जो पी पाई डी पाई बॉन्ड आ रहा है कहीं वो पाई बॉन्ड जो है दो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच का तो नहीं है। यदि दो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच का पाई बॉन्ड है तो उसके ऊपर हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा, वो तो हमेशा पी पाई पाई बॉन्ड ही होगा। ठीक है, चाहे कितना भी बने। जैसे यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड होता तो भी पी पाई पाई बॉन्ड ही होता, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पीरियड एलिमेंट के बीच में हमेशा पी पाई पाई बॉन्ड ही बनता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए। चलिए अगला जो है फ्रेंड वो है NO2 प्लस। बताइए, तो नाइट्रोजन है आपका सेंट्रल एटम, इसका हाइड्रेशन निकालते हैं H इक्वल टू बी प्लस एक्स सी प्लस ए बाई 2। तो नाइट्रोजन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5 मोनोवैलेंट एटम। इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम है? नहीं। कैटाइन क्यों? +1 चार्ज है ना, कैटाइन होगा 1 प्लस एनाइन 0। तो 5 माइनस 1 4, 4/2 तो 2, और 2 में हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp। यदि sp हाइब्रिडेशन आया ना फ्रेंड, यदि sp हाइब्रिडेशन आ रहा है तो पाई बॉन्ड क्या होगा? पी पाई पाई बॉन्ड ही होगा। ठीक है, यदि एक पाई बॉन्ड है तो पी पाई होगा, और एक से ज्यादा है तो भी पी पाई होगा। यहाँ पे 3 जो पाई बॉन्ड होगा, 3 क्या, 2 पाई बॉन्ड जो होगा वो पी पाई होगा, बाकी जो होगा वो पी पाई डी पाई होगा। चलो इसकी जरूरत है नहीं, NO2 का शेप बनाते हैं। तो देखते हैं नाइट्रोजन ने कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन खर्च किया है। देखो sp हाइब्रिडेशन वाला केस शायद आपको मिले ही नहीं, यदि मिलेगा, यदि sp हाइब्रिडेशन वाला केस मिलेगा फ्रेंड तो सेकंड पीरियड एलिमेंट का ही मिलेगा, सेकंड पीरियड एलिमेंट का ही मिलेगा। यदि सेकंड पीरियड एलिमेंट का नाम मिलता है, बहुत कम ऐसे sp हाइब्रिडेशन वाले केस मिलते हैं। फिर इसको क्या करना फ्रेंड, देखना, देखो यदि S खत्म हो चुका है, P खत्म हो चुका है, P में कितना टोटल 3 ऑर्बिटल होता है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, स्क्रीन में कर दे रहा हूँ। P में टोटल 3 ऑर्बिटल होता है, तो एक S और एक P का खत्म हो गया है, तो 2 प्योर P का बचा हुआ है, 2 प्योर P ऑर्बिटल बचा हुआ है ना, तो 2 प्योर P ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन सकता है। तो यदि 2 पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसमें प्योर P ऑर्बिटल यूज हुआ होगा, और यदि 2 से ज्यादा पाई बॉन्ड बन रहा है तो मतलब 3 पाई बॉन्ड बन रहा है, तो 2 के पास तो P बचा है, P के पास तो 2 ही ऑर्बिटल बचा हुआ है, एक ऑर्बिटल उसने इस्तेमाल कर लिया है, तो 2 पाई बॉन्ड को बनाने के लिए P ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, और एक जो पाई बॉन्ड है उसको बनाने के लिए D ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन है, इस तरीके से आप क्या करना, थोड़ा सा सोच समझ के भी आंसर दे सकते हैं, वैसे एस आपको काफी कम ही मिलेगा। तो NO2 में sp हाइब्रिडेशन की ज्यादा शेप क्या आना चाहिए? लीनियर, ठीक है, इसका शेप लीनियर ही होगा। हो सकता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ना हो, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के पता करते हैं। N2O1, तो N
+2, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2 और ये 1। तो n के पास कितना, n का ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है, 5। यदि n का ऑक्सीजन स्टेट आ रहा है 5, तो इसके पास जितना भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, सारे के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिए। तो जो भी शेप हाइड्रोजन ने प्रिडिक्ट किया था वही इसका एक्चुअल शेप होगा। और NO2 का फ्रेंड थोड़ा स्ट्रक्चर देखिए, आपको याद ही करना होगा। NO2 में क्या होता है, तो नाइट्रोजन जो है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ। तो अभी तक नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, 1 2 3 4 और एक इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा होता है NO2 का स्ट्रक्चर और ये तो आपको याद ही करना होगा। ठीक है, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के पास और एक पाई बॉन्ड होता है। और sp हाइब्रिडेशन आ रहा है कि आप हाइब्रिडेशन को देखिए ही मत, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो सेकंड पेट एलिमेंट के बीच का है, ठीक है नहीं, ये भी सेकंड पेट का एलिमेंट है और ये भी सेकंड पेट का एलिमेंट है। जब सेकंड पेट एलिमेंट के बीच में पाई बॉन्ड बनता है हमेशा p पाई बॉन्ड ही होता है। ठीक है, सेकंड पेट एलिमेंट के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है फ्रेंड, हमेशा क्या होता है, p पाई बॉन्ड ही होता है। बताइए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पी पाई और डी पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। यही था फ्रेंड आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा परसेंटेजेस का, उसके बाद हमने दो टर्म को डिफाइन किया जो कि था इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबसे लास्ट में हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड डी पाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।